एमिरेट्स एनबीडी यूएई का सेकंड लार्जेस्ट बैंक इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक बड़ा स्टेप लेने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बैंक आरबीएल बैंक में 15,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने के एडवांस टॉक्स में है। बट व्हाई दिस इंटरेस्ट इन इंडियन बैंकिंग? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और पहली स्टोरी में हम एग्जैक्टली यही एनालाइज करने वाले हैं। दूसरी तरफ इंडिया का रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर लगभग 2 सालों के स्लोडाउन के बाद फाइनली एक रिवाइवल के इंतजार में है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि Q4 FY26 तक हाईवे टेंडर्स में एक नोटिसेबल पिकअप देखने को मिल सकता है। विल दैट ट्रांसलेट इनटू रेवेन्यू ग्रोथ फॉर ईपीसी कंपनीज? और थर्ड स्टोरी, जब सब लोग सिल्वर खरीदने के लिए रश कर रहे हैं, पूरी तरीके से जोश में है, इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स कोटक, एसबीआई और यूटीआई ने अपने सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स पर फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट्स को टेम्पररीली पॉज कर दिया है। क्यों? वी विल सी ऑल दैट इन दिस वीडियो। एमिरेट्स एनबीडी $1.7 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट से आरबीएल बैंक का अराउंड 51% स्टेक एक्वायर करके उसका सिंगल लार्जेस्ट और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर बनने का प्लान कर रहा है एज पर अ रिपोर्ट। सो इफेक्टिवली ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला बल्कि एक पोटेंशियल टेक ओवर है। प्लान ये है कि एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बैंक का अराउंड 26% स्टेक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से एक्वायर करेगा और उसके बाद एडिशनल 25% स्टेक के लिए ओपन ऑफर लॉन्च करेगा। आरबीएल का करंट मार्केट कैप रफली 17,700 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो एमिरेट्स एनबीडी इफेक्टिवली मेजॉरिटी को कंट्रोल में ले लेगा। आरबीआई ने रीसेंट वीक्स में इस चेंज ऑफ कंट्रोल के लिए इन्हें इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दिया है, यानी रेगुलेटर भी इस डील के लिए ओपन स्टांस ले रहा है। पर एमिरेट्स एनबीडी को इंडिया में इतना इंटरेस्ट आखिर क्यों है? वेल, रीजन है कि इंडिया वेस्ट एशिया रेमिटेंस कॉरिडोर एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। इंडियंस जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं उन्हीं से इंडिया का हाफ से ज्यादा रेमिटेंस इनफ्लो आता है। FY24 में गल्फ से इंडिया को अराउंड $38.7 बिलियन रेमिटेंस आया था, जिसमें सिर्फ यूएई का शेयर 50% था। सो नेचुरली एमिरेट्स एनबीडी जो ऑलरेडी जीसीसी और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन का डोमिनेंट प्लेयर है, वो इंडिया के इस हाई ग्रोथ क्रॉस बॉर्डर मनी फ्लो में अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाना चाहता है और इंडिया भी उनके लिए कोई नया मार्केट नहीं है। आरबीआई ने कुछ महीनों पहले ही एमिरेट्स एनबीडी को इंडिया में होली ओन्ड सब्सिडरी बनाने के भी एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी थी। सो आरबीएल एक्विजिशन एक रेडी रिटेल नेटवर्क के साथ उनके लिए एक परफेक्ट एंट्री गेट हो सकता है। आरबीएल का ओनरशिप स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है। ये 100% पब्लिकली ओन्ड कंपनी है जिसमें कोई प्रमोटर नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 47% स्टेक है और बाकी स्टेक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। इसीलिए एमिरेट्स एनबीडी के लिए एंट्री रिलेटिवली स्मूथ हो सकती है क्योंकि इसमें किसी प्रमोटर स्टेक बायआउट की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन इंडिया में एफडीआई नॉर्म्स के हिसाब से प्राइवेट बैंक्स में फॉरेन ओनरशिप 74% तक ही अलाउड है, लेकिन वोटिंग राइट्स कैप्ड हैं 26% पर। यानी एमिरेट्स एनबीडी 51% इकोनॉमिक स्टेक रख सकता है लेकिन वोट कर पाएगा सिर्फ 26% राइट्स के साथ। आरबीआई पास्ट में कुछ एक्सेप्शंस अलाउ कर चुका है इस रूल के लिए, तो इंडस्ट्री इनसाइडर्स ये कह रहे हैं कि एमिरेट्स एनबीडी को भी रेगुलेटर से कुछ बेनिफिट हो सकता है कि मिल जाए। पर अगर डील क्लोज होती है तो ये इंडिया के टॉप 3 बैंकिंग एमएनए यानी कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में से एक बन सकती है। सेकेंड स्टोरी में हाईवेज सेक्टर में कम गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वजह से पिछले 2 सालों में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के हाईवे कॉन्ट्रैक्ट्स ड्रास्टिकली स्लो हो गए। FY22 और FY23 में जहां 12,000 किलोमीटर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे, FY24 और 25 तक ये गिरकर सिर्फ 8,000 से 8,500 किलोमीटर रह गए। और जब कॉन्ट्रैक्ट स्लो होते हैं तो इम्पैक्ट सीधा IRB इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, AG इंफ्रा, HCC और दिलीप बिल्डकॉन जैसे EPC कंपनीज के बैलेंस शीट्स पर होता है। इंडिया के रोड बिल्डर्स के लिए पिछले कुछ साल काफी रफ रहे हैं, बट अब पूरी इंडस्ट्री की नजर है FY26 के सेकेंड हाफ पर। एज पर द एनालिस्ट्स अभी तक अवार्डिंग एक्टिविटी म्यूटेड रही है, बट द बिजिएस्ट क्वार्टर इज येट टू कम। एज पर द एनालिस्ट्स टेंडर एक्टिविटी यूजुअली फर्स्ट हाफ में कम ही होती है, बट इस बार रिवाइज्ड बिडिंग नॉर्म्स से टेंडर्स और भी कम थे। अब 125 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो सेकेंड हाफ स्ट्रांग रहने वाला है। उनका एस्टिमेट है कि अगर अब ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो इसका रेवेन्यू इंपैक्ट कंपनीज को FY27 के एंड या फिर FY28 तक देखने को मिलेगा।
दूसरी तरफ अब जब NHAI के कॉन्ट्रैक्ट्स स्लो हो गए हैं तो कंपनीज एक नया रास्ता निकाल रही हैं डाइवर्सिफिकेशन का। पहले जहां उनका फोकस 90% तक सिर्फ रोड्स पे हुआ करता था, आज वो 1/3 ऑर्डर्स नॉन रोड सेक्टर से कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिलीप बिल्डकॉन, एक टाइम पर सिर्फ हाईवेज बनाने वाली ये कंपनी अब 8 नए वर्टिकल्स में एंटर कर चुकी है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू तो Q1 FY26 में 16% डाउन हुआ है, लेकिन प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुआ है थैंक्स टू दीज न्यू सेगमेंट्स। लेकिन सभी के लिए ये पिक्चर इतनी रोजी नहीं है। अशोक बिल्डकॉन के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों Q1 में 30% और 25% डाउन गए। AG इंफ्रा ने भी 3% रेवेन्यू और 39% प्रॉफिट डिक्लाइन रिपोर्ट किया। HCC का रेवेन्यू भी 40% गिरा है। और इन सब के बीच IRB इंफ्रा इकलौती कंपनी रही जहां पर रेवेन्यू 10% और प्रॉफिट 45% ग्रो हुआ। तो ओवरऑल ट्रेंड ये है कि बड़े प्लेयर्स अभी स्टैग्नेशन फेज में हैं, जबकि कुछ EPC फर्म्स स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस कर रही हैं। क्रिसिल के अकॉर्डिंग मिड साइज रोड बिल्डर्स इस साल 5 to 7% ग्रोथ दिखाएंगे, जबकि लार्ज EPC फर्म्स के लिए रेवेन्यू फ्लैट रहने का चांस है। और कंपटीशन बढ़ गया है तो ये भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब न्यू टेंडर्स कम होते हैं, सब प्लेयर्स एक ही प्रोजेक्ट के लिए लड़ते हैं, तो मार्जिन्स नेचुरली स्क्वीज हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में इस सेक्टर में ग्रोथ लिमिटेड लग रही है, लेकिन FY26 के एंड तक अगर NHAI टेंडर एक्टिविटी को बाउंस करती है तो FY27 और 28 में EPC स्टॉक्स में एक फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है। थर्ड स्टोरी में सिल्वर की जबरदस्त रैली के बीच कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सिल्वर ETF के फंड ऑफ फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। सबसे पहले, एज यू वुड नो, सिल्वर ETF एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड करता है और ये डायरेक्टली सिल्वर के प्राइस को ट्रैक करता है। अब हर सिल्वर ETF के पीछे एक्चुअल 99.9% हाई प्योरिटी वाला फिजिकल सिल्वर होता है जो फंड हाउस सिक्योरली स्टोर करता है। और सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड्स एक फंड है जो म्यूचुअल फंड हाउसेस इशू करते हैं और जो सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करता है। ये उन लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर जो SIP के थ्रू छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो अब स्टोरी ये है कि कोटक, SBI और UTI जैसे फंड हाउसेस ने सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड्स में टेम्परेरी फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट्स लेना बंद कर दिया है, क्योंकि सिल्वर के डोमेस्टिक प्राइसेस अभी अब नॉर्मली इन्फ्लेटेड चल रहे हैं। नाउ मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में फिजिकल सिल्वर की टेम्परेरी शॉर्टेज चल रही है। डिमांड काफी ज्यादा हो गई है, सप्लाई टाइट है और इसी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस से 10 से 12% तक ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। नॉर्मली ये प्रीमियम सिर्फ 0.5% का होता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर आज एक बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सिल्वर ओवर वैल्यूड प्राइस पर खरीद रहा होगा। जब ये प्रीमियम नॉर्मल होता है तो उसके पोर्टफोलियो एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म लॉस फेस कर सकता है। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए म्यूचुअल फंड्स ने इस पे अभी के लिए पॉज लगा दिया है और मार्केट काम होने तक वेट करने का फैसला लिया है। यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। जब फिजिकल सिल्वर की अवेलेबिलिटी कम होती है तो फंड हाउसेस के लिए करेक्ट INAV यानी कि इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू पे नए ETF यूनिट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। मतलब ETF की प्राइस और एक्चुअल सिल्वर के प्राइस के बीच जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सिल्वर FOFs टेम्परेरीली पॉज कर दिए गए हैं। हाउएवर सिल्वर ETFs अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ETF एक्सचेंजेस पर इन्वेस्टर्स के बीच डायरेक्टली ट्रेड होते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि सिल्वर के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रांग है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और सप्लाई डेफिसिट की वजह से मेटल का डिमांड आगे भी स्ट्रांग रहने का चांस है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें हुई रैली के ओवर एक्साइटमेंट से बचना होगा। दैट्स इट देन। पहले तो एमिरेट्स NBD का RBL बैंक का पोटेंशियल टेक ओवर फॉरेन बैंक्स के इंडिया में इंटरेस्ट लेने का एक और स्ट्रांग प्रूफ है। पहले जापान के SMBC ने येस बैंक में स्टेक लिया था और अब MUFG भी रिपोर्टेडली श्रीराम फाइनेंस में 20% स्टेक लेने की बात कर रहा है। तो क्लियरली इंडियाज बैंकिंग एंड लेंडिंग मार्केट इज बिकमिंग अ ग्लोबल मैग्नेट। सेकेंडली, इंडिया के रोड बिल्डर्स अब एक नए क्रॉस रोड पर खड़े हैं। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो डाउन का हैंगओवर है और दूसरी तरफ डाइवर्सिफिकेशन और रिवाइवल की होप है। एंड फाइनली, सिल्वर ने लास्ट 3 महीनों में 49% और एक साल में 79% का रिटर्न दिया है, लेकिन इस अब नॉर्मली हाई प्रीमियम से म्यूचुअल फंड हाउसेस ने टेम्परेरीली लम सम इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया है। However, as per the analysts, its long-term fundamentals remain good. So, what do you think about these stories? Let us know in the comments और ऐसे ही market deep dives के लिए subscribe Upstocks. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.